स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। संडे 21 सितंबर 2025 को झारखंड सिविल कोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था, उसका कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, किस प्रकार से क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करना था, उसको सही अप्रोच क्या था कि कम समय पे सारे क्वेश्चंस को बनाया जा सकता था। आइए उसको देखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। आपको एक प्रारूप भी मिल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, वो भी आप देख लीजिए खुद से। और जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया उनको भी देख लेना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि एक रोड मैप उनकी तैयार हो जाए। सबसे पहला सेक्शन है बेटा अपना जनरल इंग्लिश का। इंग्लिश पे सवाल आया है, मैथमेटिक्स पे आया है, रीजनिंग पे आया है और करंट अफेयर्स और जीके पे आया है। ठीक है, तो वो सारे हम लोग सेक्शंस को देखते हैं एक एक करके। जनरल इंग्लिश में पहला क्वेश्चन था कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट हैज प्रीपोजिशन। चारों में से उस सेंटेंस को पहचानिए जिसके पास प्रीपोजिशन होता है। सर प्रीपोजिशन होता क्या है? जो किसी का पोजीशन बता दे, जो किसी का पोजीशन बता दे। और प्रीपोजिशन के लिए क्या जरूरत है कि एक सब्जेक्ट शुरुआत में हो सब्जेक्ट वन, एक सब्जेक्ट बाद में हो सब्जेक्ट टू, और यहाँ पे वर्ब हो और वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आता है। कहाँ पे आता है बेटा? वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आता है। प्रीपोजिशन किसी के पोजीशन को दर्शाता है, किसी के ऊपर है या अंदर है या बाहर है या बगल में है या पीछे है, ये पोजीशन को दर्शाता है। लेकिन वो होता कहाँ है? स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, बीच में वर्ब और वर्ब के बाद प्रीपोजिशन। ठीक है, अब सेंटेंस देखो। कीप वर्किंग हार्ड, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं। द कैट रैन, कैट तो है, सब्जेक्ट वन है, सब्जेक्ट टू है ही नहीं। ठीक है। शी आस्क्ड अबाउट द डॉग, शी एक सब्जेक्ट है, डॉग एक सब्जेक्ट है, आस्क्ड वर्ब है और वर्ब के बाद अबाउट है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है। वर्ब कैसे पहचानते हैं बेटा? उसके हिंदी के उच्चारण में ना आता है या इंग्लिश में आईएनजी लगा सकते हैं। जैसे आस्क का मतलब होता है पूछना, तो पूछना में ना आ गया ना, या अगर इसमें आईएनजी लगा सकते हैं ना, आस्किंग, तो जिसके इंग्लिश के सफिक्स में आईएनजी लग जाए या हिंदी के उच्चारण में ना आ जाए, दैट इज वर्ब, है ना। वर्ब की पहचान यही है। तो शी आस्क्ड अबाउट द डॉग, तो पहला का ऑप्शन नंबर सी, ये है प्रीपोजिशन वाला। दूसरा नंबर क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव। उस सेंटेंस को पहचानिए जिसके पास एडजेक्टिव नहीं है। अच्छा, ये तो एक का सी हो गया। एडजेक्टिव क्या होता है बेटा? जो किसी नाउन का, जो किसी नाउन के गुण को बता दे, जो किसी नाउन के क्वालिटी को बता दे, जो किसी नाउन के गुण को बता दे, उसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव इसको बहुत लोग बोलते हैं, बोलने दीजिए, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण इसका एडजेक्टिव है। यहाँ पे डी साइलेंट होता है, जैसे डेट में डी ई बी टी में बी साइलेंट है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो ये गुण बताता है। जैसे लड़का कैसा है? लड़का लंबा है तो टॉल मैन, है ना। तो मैन कैसा है? मैन टॉल है। या फैट वुमन, वुमन कैसी है? तो फैट है। जो किसी के क्वालिटी को दिखा दे, किसी के गुण को दिखा दे, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे स्कार्फ कैसा है? रेड है, एडजेक्टिव है इसके पास। डॉग कैसा है? स्मॉल है, एडजेक्टिव है इसके पास। अच्छा, मिल्क कैसा है? तो चॉकलेट वाला मिल्क है, एडजेक्टिव है इसके पास। वॉलीबॉल कैसा है? वॉलीबॉल कैसा है? ब्लू कलर का है, छोटा है, बड़ा है, गोल है, चकोर है, कैसा है? नहीं मालूम, बस हम खेलते हैं वॉलीबॉल। अरे कैसा वॉलीबॉल है ये तो बताइए। तो इस क्वेश्चन पे एडजेक्टिव नहीं है। हमसे पूछा था डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव, जिसके पास एडजेक्टिव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी एक ऐसा सेंटेंस है जिसके पास विशेषण एडजेक्टिव नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको एक पैसेज दिया है और इस पैसेज से आपको उत्तर ढूंढनी है। क्या करना है? आपको उत्तर ढूंढना है ये पैसेज को पढ़ते हुए। ओ ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, सब्र कीजिएगा, सब्र करना बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन, ये पूरा एक क्वेश्चन दे दिया और इससे पहला एक पैसेज के बाद आपको पूछा कि comwithus.com क्या बेचता है। comwithus.com सेल्स क्या करता है, क्या बेचता है? देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्रैवल अराउंड द मैग्निफिसेंट वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट विद comwithus.com। बता दिया साफ साफ कि क्या बेचता है? इंटरनेट बेचता है। तो ऑप्शन में था टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर या इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट बेचता है। According to the advertisement with comwithus.com you can, यानी इस प्रचार जो एडवर्टाइजमेंट दिया है comwithus.com का, इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं? तो देखते हैं। नया दोस्त बना सकते हैं, टीवी में आ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, यात्री की तरह घूम सकते हैं, या नया कार खरीद सकते हैं। देखते हैं क्या ऑप्शन है। द इंटरनेट, अ वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन। आर यू ऑनलाइन? इफ नॉट, थिंक अबाउट
व्हाट यू आर मिसिंग, यू कुड गेट द लेटेस्ट न्यूज मिलेगा, लेकिन ये तो है नहीं ऑप्शन में। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इट एवन अपीयर्स टीवी, इट एवन अपीयर्स टीवी, टीवी पे जो आएगा न्यूज वो मिल जाएगा, लेकिन ये तो नहीं बोला ना ऑप्शन में क्या है, अपीयर ऑन टीवी comwithus.com, हमको क्या देगा, आगे देखते हैं। You could make part in discussion about things that interest you with people from around the world. You could make new friends. मिल गया क्वेश्चन का आंसर। हम क्या कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं, नया दोस्त बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, यू कैन, है ना। हम क्या बना सकते हैं, ये हम मॉडल को देखें, यहां से हम इस मॉडल कुड को रिलेट किए और हम क्या बना सकते हैं, नया दोस्त बना सकते हैं, मेक न्यू फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन। इफ यू वांट टू कनेक्ट द इंटरनेट विथ comwithus.com यू हैव टू, अगर आप इंटरनेट का कनेक्शन चाहते हैं comwithus.com से, तो आपको क्या करना है, क्या करना है आपको, सेंड देम अ मैसेज, उनको मैसेज करना है कि भैया हमको इंटरनेट खरीदना है, कॉल देम, उनको कॉल करना है, टेक पार्ट इन डिस्कशन, डिस्कशन करना है, या विजिट देयर ऑफिस। देखते हैं आगे क्या बोलता है। ऑल यू नीड टू डू कॉल अस, कॉल करना है हमको, क्या करना है, कॉल अस। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है बात। अगले क्वेश्चन को देखो, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे बन जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, इट इज मोर एक्सपेंसिव टू ट्रैवल ऑन फ्राइडे सो आई विल लीव ऑन थर्सडे इवनिंग। व्हाट इज सो इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में सो क्या है बेटा, कभी भी फुल स्टॉप या कॉमा के बाद एक नया सेंटेंस जोड़ोगे, कभी भी फुल स्टॉप या कॉमा के बाद एक न्यू सेंटेंस को जोड़ोगे, तो नए सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन का जरूरत पड़ेगा। किसका, कंजक्शन, जोड़ने वाले पार्ट ऑफ स्पीच को कहते हैं कंजक्शन। तो यहाँ पे देखो, इट इज मोर एक्सपेंसिव टू ट्रैवल ऑन फ्राइडे, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया था कि यार शुक्रवार को जाना बड़ी महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है यात्रा करना शुक्रवार को। तो एक आदमी अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया था, लेकिन उसने एक सेंटेंस को और आगे जोड़ा और क्या बोला, आई विल लीव ऑन थर्सडे इवनिंग, हम थर्सडे के शाम को ही निकल जाएंगे। अब ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए सो का प्रयोग किया। जब कभी भी कॉमा या फुल स्टॉप के बाद सेंटेंस को जोड़ा जाए तो कंजक्शन का मदद लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, द बॉडी डज नॉट रिसेंबल आइदर ऑफ इट्स पेरेंट, व्हाट इज रिसेंबल इन दिस सेंटेंस। यहां पे बोला गया कि जो बॉडी है वो रिसेंबल यानी नहीं दिख रहा है, किसकी तरह, उसके पेरेंट्स की तरह नहीं दिखना, ठीक है। बॉडी डज नॉट रिसेंबल आइदर ऑफ इट्स पेरेंट, व्हाट इज रिसेंबल इन दिस सेंटेंस। तो रिसेंबल क्या है, देखो मेरे बात को समझोगे बेटा, एक चीज समझोगे, ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आर्टिकल के साथ आता भी है नहीं भी आता है, ये है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और नॉट जो होता है ना, ये हमेशा स्ट्रक्चर के तीसरे पोजीशन में होता है, थर्ड प्लेस में, और तीसरे पोजीशन के बाद आता है वर्ब। क्या आता है बेटा, वर्ब, क्या आता है, वर्ब, है ना। और वर्ब की पहचान कैसे है, इसमें हम आईएनजी भी लगा सकते हैं, रिसेंबलिंग लगा सकते हैं ना, तो ये क्या है, यहाँ पर वर्ब है, बोलो क्या है, वर्ब है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ब, इन चारों में से वर्ब का एग्जाम्पल कौन है, नॉट, लेट, स्लो, टेस्ट। टेस्ट करना, भाई आप क्या कर रहे हैं, एक काम करें, क्या काम करें, टेस्ट करें। हम अमूल मक्खन के कंपनी में काम करते हैं, मेरा काम है क्वालिटी चेक करना टेस्ट करके, तो टेस्ट करना भी तो एक काम हुआ। वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया, काम करना, टेस्ट करना। देखो टेस्ट करना बोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं, टेस्टिंग है ना, टेस्टिंग आईएनजी भी लग सकता है, तो ये क्या है, एक वर्ब है। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड टू हियर अबाउट हिज डेथ, मुझे बहुत सदमा लगा उसकी मृत्यु को सुनने पे। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव कौन है, ऑप्शन ही गलत है। यहाँ पे पूछता है कि बताओ इनमें से विशेषण कौन है, एडजेक्टिव कौन है, तो भाई यहाँ ऑप्शन में देता डिस्ट्रेस देता, हियर देता, अबाउट देता, डेथ देता, यहाँ पे है ही नहीं। बात समझ में आ रहा है क्या, ऑप्शन में दे दिया वर्ब दे दिया, एडजेक्टिव दे दिया, एडवर्ब दे दिया, नाउन दे दिया, ऑप्शन ही गलत है, यानी इस पे आपको पूरा नंबर मिलेगा, आपको चिंता नहीं करना। अगला, द पुलिसमैन इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, पुलिसमैन जो है वो मेरा दोस्त है। नाउन कौन है भाई, नाउन कौन है, सब्जेक्ट होता है नाउन, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, पुलिसमैन, पुलिसमैन। ऑप्शन यहाँ पर भी ऑप्शन गलत दे दिया, नाउन कौन है तो एडजेक्टिव, वर्ब, प्रोनाउन, नाउन, बेवकूफ की तरह दे दिया ना, तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए था, पुलिसमैन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, मिसेस जेन बाउट डैश लोव्स ऑफ ब्रेड फ्रॉम द बेकरी, मिसेस जेन क्या लेके आई, लोव्स ऑफ ब्रेड फ्रॉम द बेकरी। अगर कभी भी काउंटेबल चीज होगा ना बेटा जिसको तुम गिन सकते हो, तो उसके आगे फ्यू का प्रयोग करते हैं, फ्यू।
और कभी भी अनकाउंटेबल चीज होगा ना जिसको तुम नहीं गिन सकते हो, तो उसके आगे लिटिल का प्रयोग करते हैं। अभी हम आ फ्यू, द फ्यू, फ्यू के बारे में नहीं बात करेंगे क्योंकि अभी तो हम क्वेश्चंस पढ़ा रहे, फिर वो अलग टॉपिक बन जाएगा। बस इतना बता रहे कि जिसको तुम गिन सकते हो उसका आगे फ्यू लगेगा, जिसको तुम नहीं गिन सकते उसका आगे लिटिल लगेगा। ये बात तुमको मालूम होना चाहिए। अब ये ब्रेड लेकर के आ रही है, तो ब्रेड तो हम गिन ही सकते हैं ना, ब्रेड के लोफ्स को, तो आ फ्यू बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है। द बेकर स्प्रिंकल्स डैश आइसिंग शुगर ऑनटू द केक। स्प्रिंकल्स का मतलब होता है छिड़कना, ऐसे करके बेकर है जो बेकरी में काम करता है, ऐसे करके छिड़क रहा है केक में, तो कुछ भी छिड़क रहा है तो उसको गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल। ऐसे करके कुछ छिड़क रहा है तो गिन नहीं सकता, जिसको गिन नहीं सकते उसके आगे लिटिल लगेगा। ऑप्शन में क्या लिटिल लगेगा ना, लिटिल, आ लिटिल आइसिंग शुगर इनटू द केक। यू हैव डैश ऑफ टाइम लेफ्ट सो डू योर वर्क केयरफुली। तुम्हारे पास बहुत समय है इसलिए अपना काम केयरफुली करो, सावधानी पूर्वक करो। यहाँ पे जब भी समय के साथ ऑफ लगता है ना बेटा, तो ऑफ चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मेरे पास प्लेंटी लगेगा। क्या लगेगा? प्लेंटी ऑफ टाइम। क्या लगेगा? प्लेंटी ऑफ टाइम, है ना, प्लेंटी ऑफ टाइम। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ो। फादर साहब बोलते हैं, पिता बोलते हैं, दिस कॉफी इज बिटर। ये जो कॉफी है बहुत कड़वा है। दिस कॉफी इज बिटर, कैन यू पुट डैश शुगर इन इट। क्या तुम इसमें कुछ चीनी मिला सकते हो? कॉफी कड़वा है, क्या तुम इसमें कुछ चीनी मिला सकते हो? कुछ चीनी। और कुछ का इंग्लिश क्या होता है? सम, है ना। अगर आपने सही किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, सीख रहे हैं। आगे जरूर, ये आखिरी एग्जाम तो जीवन का नहीं था ना, अभी तो सीख रहे हैं। ठीक है, अभी तो बहुत सारी चीजें सीखनी बाकी है। और जुड़िए ना एक बार हमसे, बहुत जगह आप तो पढ़ ही रहे हैं, एक बार हमसे पढ़ के देखिए ना क्या फर्क आता है आपके जीवन में। ये अगला एग्जाम दीजिए ना हमसे पढ़ के, और जादू देखिए ना कि कैसा हम जादू आपको करवाते हैं एग्जाम के हॉल पे। निवेदिता इज वेरी फ्रेंडली एंड पोलाइट। निवेदिता बहुत फ्रेंडली है और बहुत पोलाइट है, बहुत अच्छी लड़की है। सो शी हैज डैश ऑफ कस्टमर्स। भाई अगर बहुत सारे कस्टमर्स है तो अ लॉट ऑफ कस्टमर्स, बहुत कस्टमर होगा। फ्यू, कुछ कस्टमर क्यों होगा? पोलाइट लड़की और फ्रेंडली लड़की है तो कुछ कस्टमर क्यों होगा? मेनी ऑफ, मेनी हो सकता था लेकिन ऑफ बताता है कि जब भी हम आएंगे तो अलॉट लगाना। और लिक्विड वाले चीज में क्या बताना, ये टाइम में क्या लगाना? प्लेंटी लगाना, प्लेंटी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ब। इसमें से कौन वर्ब नहीं है? मेक, बनाना, ना ला आ रहा है तो वर्ब है। ग्रैब, पकड़ना, ना आ रहा है तो वर्ब है। रन, दौड़ना, ना आ रहा है तो वर्ब है। कैरोट, गाजर, गाजर में ना थोड़ी आया, गजड़ना, तो ये वर्ब नहीं है। तो पूछा था कि कौन वर्ब नहीं है, तो कैरोट नाउन है, वर्ब नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीपोजिशन। इसमें प्रीपोजिशन कौन है? प्रीपोजिशन का मतलब क्या बेटा? जो किसी का पोजिशन बता दे, आगे है, पीछे है, ऊपर है, दाया है, बाया है, बीच में है ना, लोगों के भीड़ में है। तो कैन वाटर बिहाइंड गोल्ड, बिहाइंड पीछे, पीछे। ठीक है, पीछे का इंग्लिश क्या होता है? बिहाइंड। जैसे हम आपसे एक बात पूछते हैं कि बस के पीछे मत भागो, ठीक है, या डोंट रन डैश द बस, बस के पीछे मत भागो, तो यहाँ पे क्या लगाइएगा? बिहाइंड। नहीं बेटा, गलत हो जाएगा। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। जैसे हम पेड़ के पीछे छुप गए तो पीछे, लेकिन एक होता है ना पीछे है लेकिन मोशन में, पेड़, बस के पीछे मत भागो, तो पीछे आप यहाँ खड़े नहीं है बल्कि पीछे पीछे भाग रहे हैं। यानी जब पीछे के बारे में बात होगा तो इंग्लिश में हम लोग बिहाइंड का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब पीछे मूवमेंट में रहेगा, यानी पीछे पीछे मत आओ, अब तुम पीछे मूवमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे आफ्टर का प्रयोग करते हैं। किसका बेटा? आफ्टर। तो डोंट रन आफ्टर द बस, है ना, ऐसे। लेकिन यहाँ पे पूछा कि इसमें से कौन प्रीपोजिशन है? बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, ऐसे करके पीछे खड़े हो गए, बिहाइंड, लेकिन पीछे पीछे चल रहे हैं तो आफ्टर। ठीक है, अगले में क्वेश्चन में ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव। गुण, गुण कौन बताता है? ब्लू गुण बताता है, ब्लू पेन, पेन का गुण बता दिया, पेन का क्वालिटी बता दिया, ब्लू, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब। इसमें एडवर्ब कौन? एडवर्ब का मतलब क्या होता है? जो एडजेक्टिव का भी गुण बता दे, है ना, जो एडजेक्टिव का भी गुण बता दे। जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ देखिए, हमने यहाँ लिखा बॉय, ठीक है, और बॉय कैसा है? टॉल है। तो नाउन का जो गुण बता दे वो होता है बेटा, वो क्या होता है? वो क्या होता है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का भी जो गुण बता दे वो होता है एडवर्ब, वो होता है एडवर्ब, है ना। जैसे यहाँ लिख सकते हैं वेरी, वेरी टॉल बॉय,
वेरी टॉल बॉय, ठीक है। जैसे बॉय नाउन है, नाउन का गुण बता रहा है टॉल, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है। और टॉल कितना है, तो बहुत है, वेरी टॉल है, तो वेरी बता रहा है, ये है एडवर्ब। अच्छा, एडवर्ब की पहचान है ना, उसके अंत में वाई मिलता है। एडवर्ब की पहचान है कि उसके अंत में वाई मिलता है। तो अपना क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 19। अब सच बताइए, आपको किसी ने इतने अच्छे से सिखाया पढ़ाया है क्या? इसलिए बोलते हैं कि ये चैनल आपके लिए है। अभी सब्सक्राइब करिए और आगे सीखिए किस तरह से हम तैयारी आपको करवाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोनाउन? इसमें कौन एक प्रोनाउन नहीं है? प्रोनाउन का मतलब जो किसी व्यक्ति के नाम के लिए आए। लड़की के नाम के लिए शी आ सकता है, बहुत सारे लोगों के नाम के लिए दे आ सकता है, लड़का के जगह पे हिम आ सकता है। टेल, टेल का मतलब होता है बताना, बताना में ना आया, या टेलिंग, ये वर्ब है सर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, है ना। बाकी सब तो आपका क्या है? बाकी सब तो आपका प्रोनाउन है, और टेल आपका वर्ब है। इंग्लिश क्लियर? आइए जनरल नॉलेज में, जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज जीके का क्वेश्चन। सेवे ट्रॉफी किस टूर्नामेंट से संबंधित है? सेवे गोल्फ से। सेवे ट्रॉफी किससे संबंधित है बेटा? गोल्फ से, है ना, गोल्फ, गोल्फ, ठीक है। सेवे किससे है? गोल्फ से। हु ड्राफ्टेड द मार्क्स ऑफ क्यूंसबेरी रूल्स? किसने बनाया था मुक्केबाजी में मार्क्स ऑफ क्यूंसबेरी का नियम किसने बनाया था? ठीक है, तो कभी भी रट्टा नहीं मारा कीजिए। ऐसा एक एक वन लाइनर अपने दिमाग में रखिए ना, जिससे चीजें याद रहे। जैसे बहुत आदमी लोग बोलता है ना कि ये ज्यादा बोलेगा तुम्हारा अभी मुक्का मार के चेम्बर फाड़ देंगे। क्या बोलता है? मुक्का मार के चेम्बर फाड़ देंगे। तो अगर आपने इस तरह से चीजों को पढ़ा होता तो तुरंत आपको मुक्का और चेम्बर से आप रिलेट कर देते और क्वेश्चन का आंसर आप बता के आते जॉन जी चेम्बर्स। अगर आपने रिलेट करके क्वेश्चन को पढ़ा है तो आप आसानी से आंसर देते हैं। रट्टा मार के तो कभी कोई आंसर नहीं दे पाया। उसके बाद एक क्वेश्चन, क्वींसबेरी रूल्स के तहत पहला बॉक्सिंग हेवीवेट चैंपियन कौन था? तो पहला जो बॉक्सिंग हेवीवेट चैंपियन था वो था जेम्स जे कॉर्बेट। कौन था? जेम्स जे कॉर्बेट। उसके बाद है कि किस मुक्केबाज का उपनाम बिग जॉर्ज है? लीजिए, मुक्केबाजी से क्वेश्चन तो केवल मुक्केबाजी से क्वेश्चन दे दिया। किस मुक्केबाज का उपनाम बिग जॉर्ज है? तो जॉर्ज फोरमैन, जॉर्ज फोरमैन, है ना। ये कुछ इस तरह का जो सवाल आता है ना, इधर उधर से आप देखते हैं ना, आपको इसके लिए तैयारी जब करनी है ना, तो एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है टारगेट। ये प्रति सप्ताह निकलता है और प्रति मंथली भी निकलता है, यानी साप्ताहिक और मासिक आपको दोनों मिलता है। टारगेट नाम है न्यूज़पेपर का। आप इसको पढ़िए। आप जब इसको पढ़िएगा ना, तब आपको चीज़ों में फर्क दिखेगा कि कितने अच्छे से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनेगा। क्योंकि जो इधर उधर का क्वेश्चन आपको, लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको मिलते हैं ना, वो यहाँ से मिलते हैं। टारगेट न्यूज़पेपर पे वो कवर हो जाता है, ठीक है। हम तो विचार रखे हुए हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना स्टूडेंट को बोर लगता है, जोश जोश में वो खरीद भी लेगा एक सप्ताह के लिए, लेकिन उसके बाद पढ़ेगा नहीं, या पढ़ करके फिर दोबारा वो खरीदेगा नहीं। तो हम तो इस बात का विचार रखे थे कि ये न्यूज़पेपर हम ही खरीद लेंगे और हम खरीद करके स्क्रीन पे आपको रिलेट करके सब याद करवा देंगे। यानी दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ताकि एग्जाम में जो आपका करंट या इधर उधर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिक से, वो आपसे आसानी से बन पाए। इसके लिए आप हमको जरूर फीडबैक दीजिएगा। अगर आप मेरे से इस पेपर को पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो हम इसको शुरू करेंगे, लेकिन ये निर्भर है आपके फीडबैक पर। आगे करते हैं क्वेश्चंस को, है ना। बोकारो स्टील प्लांट किस देश की मदद से बनाया गया है? बोकारो स्टील प्लांट किस देश की मदद से बनाया गया है? तो भाई रशिया। किसके मदद से बनाया गया है? रशिया, 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 रूस, है ना। अब यहाँ पे याद रखना बहुत आसान है। रो रहा है, काहे रो रहा है? अरे भाई, कह के लिए रूस गया है। रो रहा है, काहे रो रहा है भाई? कह के लिए रूस गया है। रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना बेटा, ताकि हमेशा याद रखे। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह शहर नहीं है? चारों गुजरात का शहर है, लेकिन बंदरगाह कहाँ नहीं है? तो राजकोट में बंदरगाह नहीं है, पोरबंदर में है, ओखा में है, वेरावल में है। बल्कि राजकोट में आपको बंदरगाह नहीं मिलेगा। बाकी चारों आपको गुजरात के ही शहर देखने को मिलते हैं। फिर देखिए यहाँ 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला 2011 के जनगणना के अनुसार ठाणे है। कौन है? ठाणे। ये लोग ठाना हुआ है कि हमको जनगणना, हमको जनसंख्या बढ़ाना है। ये लोग ठाने हुआ है। क्या ठाने हुआ है? कि भैया हमको जनसंख्या बढ़ाना हुआ है, तो ठाने हुआ है ना, ठाणे, ठीक है। याद रखने का सब तरीका है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। ओएनजीसी के अंतरराष्ट्रीय प्रभाग का नाम क्या है बेटा? तो इसका नाम है ओएनजीसी फॉरेन ऑप्स। क्या नाम है? ओएनजीसी फॉरेन ऑप्स, है ना। यही सब क्वेश्चन के लिए हमने आपको बताया कि टारगेट आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, इधर उधर वाला क्वेश्चन। और ये बहुत भारी क्वेश्चन नहीं था,
ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, ये सब तो आपको पढ़ना ही है ना। ऑर्गेनाइजेशन सब आपको पढ़ना ही है। झानोर गंधार ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? गंधार से याद आए गांधी जी, और गांधी जी कहाँ के थे? गुजरात के थे। ठीक है, ऐसे आपको रिलेट करना है। भारत में सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार लाहौल और स्पीति, लाहौल और स्पीति, लाहौल और स्पीति। ठीक है, लाहौल और स्पीति। ठीक है, याद रखना बहुत आसान है। सबसे कम आबादी, अरे आबादी होगा कैसे? स्पीति, यानी इसका पति तो राहुल के साथ घूमते रहता है। राहुल एक लड़का है, उसका पति राहुल के साथ दिन भर घूमते रहता है, तो जनसंख्या बढ़ेगा कहां से? तो सबसे कम आबादी है। बुद्धि का प्रयोग ऐसा पढ़ो, रट्टा नहीं मारो भाई, रट्टा नहीं मारो। देखो, स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने, कभी तुमने रट्टा मारा क्या? सुन सुन करके उसको याद हो जाता है, तो इस तरह से हंसी मजाक करके सुन सुन करके याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो भारत का सबसे कम आबादी, कम आबादी क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका पति तो राहुल के साथ घूम रहा है, राहुल के साथ घूम रहा है। ठीक है, तो सबसे कम आबादी, आबादी बढ़ ही नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन पे आओ, है ना, अगला क्वेश्चन पे आओ। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तो जल्दी से कर लो। ठीक है, जल्दी से कर लो ताकि क्लासेस आगे के तुमसे मिस नहीं हो। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा के सदस्य करते हैं, विधानसभा के सदस्य क्यों करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव। हाल ही में किस शहर में भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी IDAX-24 का उद्घाटन हुआ था? जोधपुर में। कहा हुआ था बेटा? जोधपुर में। ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है सब। भारत ने हाल ही में किस स्थान पर VLSR-SAM मिसाइल का परीक्षण किया? कहाँ किया? चांदीपुर में। कहाँ किया? चांदीपुर में, है ना। कहाँ किया बताइए? चांदीपुर में। ठीक है, भारत का मिसाइल सोना चांदी से कम थोड़ी है, चांदीपुर में। हाल ही में किस संगठन ने अभ्यास AIKYA 2024 का आयोजित किया? NDA में, है ना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन, NDA में डिजास्टर मैनेजमेंट। AIKYA, एक क्या हो गया यार? डिजास्टर हो गया यार, एक क्या हो गया यार? सब डिजास्टर हो गया। ठीक है, एक क्या, ऐसे याद रहता है, एक क्या हो गया यार? डिजास्टर हो गया, है ना, NDA में। नगर निगम प्राधिकरणों में कौन कौन शामिल है? नगर निगम प्राधिकरणों में कौन कौन शामिल है? परिषद है, स्थायी समितियां, नगर आयुक्त, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष प्रयोजन एजेंसियां है? विशेष प्रयोजन एजेंसियां, सीवरेज बोर्ड सीवरेज का काम करेगा, बिजली बोर्ड बिजली का काम करेगा, नगर सुधार ट्रस्ट, अब यहाँ जाइएगा बोलिएगा कि मेरा घर ही चोरी हो गया, तो नगर सुधार ट्रस्ट बोलेगा भाई हम तो स्पेशल एजेंसी है, तुम जाकर के थाना में रिपोर्ट करो। तो सभी अपना अपना स्पेशल काम करेगा। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, उसके बाद का क्वेश्चन क्या है ना। क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? संघीय संरचना है, फेडरल इन स्ट्रक्चर है, पूर्ण सभ्यता है, यानी फुल ऑटोनॉमी। फुल ऑटोनॉमी नहीं है भाई, गवर्नमेंट के अंदर आती है, प्रेसिडेंट के अंदर आती है, राज्यपाल के अंदर नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। असल में ये प्रेसिडेंट के अंदर आती है, यूनियन टेरिटरी ना, यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? सूचना का आयोग गठन कब हुआ? ठीक है ना। सूचना का गठन कब हुआ? सूचना का गठन हुआ 2005 में। ठीक है, सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 2005 में। कब? 2005 में। ठीक है, 2005 में। ठीक है, नहीं देखते हो पुलिस लोग सूचना कैसे निकालता है? ऐसे ऐसे हाथ दिखाता है, बोलता है सच सच बता, नहीं तो अभी बताते हैं तुमको। जब पुलिस ऐसे करता है ना तो सूचना निकल जाता है, और ऐसे में 5। ठीक है, 2005 रिलेट करो। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भाई बड़े बड़े ऑफिसर्स की जो नियुक्ति करते हैं वो प्रेसिडेंट साहब करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट, है ना, राष्ट्रपति। आ जाओ क्वेश्चन पे। बोलता है यूपीएससी सदस्यों के लिए पद धारण करने का अधिकतम आयु क्या है? अधिकतम आयु अब कैसे याद रखोगे? यूपीएससी, भाई आप यूपीएससी ऑफिसर है, आप पैंट शर्ट पहन करके अच्छे से पैंट शर्ट टाइप पहनिए, है ना, पैंट शर्ट, यूपीएससी पैंट शर्ट, तो पैंट शर्ट 65 में है, पैंट शर्ट छुपा हुआ 65। ठीक है, घास को जल्दी से निगलने के बाद मवेशी उसे सबसे पहले कहाँ संग्रहित करते हैं? मवेशी कहाँ संग्रहित करते हैं? रटना नहीं है, समझना है। हम लोग जब कुछ भी खा लेते हैं, हम लोग खाने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं और जाकर के मोबाइल चलाने लगते हैं। यही तो जिंदगी का सार है, खाओ और रूम में चले जाओ, खाओ और रूम में चले जाओ। मवेशी भी क्या कर रहा है? घास को जल्दी खाने के बाद मवेशी उसे कहाँ ले जाते हैं? रूम में ले जाते हैं, रूमेन। अब जिंदगी में आप भूलिएगा क्या? नहीं ना भूलिएगा, बस इस तरह से रिलेट करना के सीखिए। परिस्थिति की अस्थायी अर्थव्यवस्था है का नारा निम्नलिखित में से किस पर्यावरण आंदोलन से संबंधित है?
ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण आंदोलन, चिपको आंदोलन, इसके बारे तो आपको मालूम होगा ही। नहीं है तो फिर आप बहुत पीछे हैं, आपको अपने आप को आगे करना है, आगे करना है, पढ़ना है अच्छे तरीके से। पर्यावरणीय अनुसंधानों के संदर्भ में 2 फरवरी का क्या महत्व है? 2 फरवरी को कौन सा डे बनाया जाता है? अब कितना सारा डे है, कैसे याद रखिएगा बेटा, अगर आप ऐसे पढ़ते हैं कि फरवरी में कहीं ना कहीं फव्वारा है, कहीं ना कहीं फव्वारा है, और 2 में कहीं ना कहीं 2 बूंद है, 2 बूंद जिंदगी की, या 2 घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, 2 है ना, 2 में कहीं बूंद आ रहा है, कहीं घूंट आ रहा है, फरवरी में फव्वारा आ रहा है, कहीं ना कहीं पानी आ रहा है, और पानी से हम लोग गीला हो जाते हैं, गीला हो जाते हैं यानी वेट लैंड, वेट हो जाते हैं, वेट गीला, आर्द्रता, है ना। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 2 फरवरी में फव्वारा, 2 घूंट, 2 बूंद, है ना, इस तरह से रिलेट करो। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रशांत विश्व स्तर पर किस फसल की खेती की जाना जाता है? अफगानिस्तान में तो आप सबको मालूम कि अफीम की खेती होती है, किसकी? अफीम की खेती होती है, और इसका नाम ही अफगानिस्तान में अफ आया है, अफीम की वजह से। रिलेट करो मेरे भाई, है ना। अगर रट्टा मारोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा। अभी तुमको समझ में आ रहा है ना कि भूलते क्यों है, क्योंकि इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखो। हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल क्या नाम है? इसडेलिए 305 किस देश ने विकसित की गई है? अभी वर्तमान का क्वेश्चन है भाई, वर्तमान में कौन अभी लड़ रहा है? तो यूक्रेन लड़ रहा है और रशिया लड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर तुमको दिमाग भी लगाते थोड़ा सा, तो क्वेश्चन का आंसर तुम करके आओगे करंट अफेयर्स को। रशिया भी लड़ रहा है तो रशिया विकसित किया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक जैव विविधता प्रदर्शित करता है? सबसे अधिक जो है हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी किसका होता है? प्रवाल भितिया का, यानी कोरल रीफ्स का, कोरल, है ना, कोरल, कोरल, ठीक है, कोरल। उसके बाद देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से मनुष्य में श्वसन नियंत्रित करता है? यानी श्वसन का जो नियंत्रण है वो कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड स्तर और पीएच सेंसर, ठीक है बेटा, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद है, उस प्रजनन को क्या कहते हैं जिसमें केवल एक जनक, यानी दोनों पेरेंट्स नहीं, केवल एक जनक ही संतानों की जीन हस्तांतरित करता है, उसको कहते हैं एपोमिक्सिस, 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 ठीक है। एप का मतलब होता है एक। नॉन ग्रीन परपोषी जीव को क्या कहते हैं जिन्हें कभी पादप जगत का हिस्सा माना जाता था? फंगस, पहले फंगस को पेड़ पौधा का जगत का हिस्सा माना जाता था, अब नॉन ग्रीन परपोषी जीव है, उसको अब पादप जीवन का हिस्सा नहीं माना जाता है, पादप जगत का। वो कौन है? कवक, यानी फंगस, है ना। बीजांड का कौन सा भाग बीजांड द्वारी सिरे से विपरीत स्थिति होता है जो इसके आधारी भाग को दर्शाता है? चालेजा, कौन? चालेजा, चालेजा, ठीक है, कौन है बताओ जी? चालेजा। मैथमेटिक्स, देखो क्वेश्चन, मैथमेटिक्स, है ना, क्वेश्चन देखो कैसे आया था। बोलता है एक त्रिभुज की भुजाएं 1/3, 1/4 और 1/8 के अनुपात में है, तो यदि परिमाप 153 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। परिमाप का मतलब होता है सारी भुजाओं का जोड़, सारी भुजाओं का जोड़, और 153 है यानी 5, 6, 7, 8 और एक 9, यानी ऐड करके आ रहा है 9, यानी बड़ी भुजा, छोटी भुजा, मंझली भुजा वही होगी जो 9 या 9 से कट जाए, जो 9 या 9 से कट जाए। 22, 22 कभी भी 9 से नहीं कटेगा, 32 कभी भी नहीं कटेगा, 35 कभी भी नहीं कटेगा, 27 कटेगा। हटाओ क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया? ये उनको तो समझ में आया होगा जो अक्सर मेरे से पढ़ते हैं, लेकिन जो मेरे से नहीं पढ़ते वो इस क्वेश्चन को फिर ऐसे देखें, ठीक है। वो फिर इस क्वेश्चन को ऐसे देखें, भुजाओं का अनुपात है 1/3, 1/4, 1/8। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ गया इसका? 24, 24, 24, काटिए, 3 8 24, 4 6 24, काटिए, 8 या 24। अनुपात किसके साथ लिखते हैं? एक्स के साथ। ऐड कीजिए, क्योंकि परिमाप कैसे आता है? सारी भुजाओं का जोड़, तो 6 3 9, 9 8 17, 17 x, 17 x बराबर कितना दिया हुआ है? सारी भुजाओं का जोड़ 153, तो 17 का पहाड़ा कितना पर पढ़ेंगे कि 153 आ जाए? x बराबर 9। हमसे बोला सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा 3x है और x का मान 9, तो 3 9 27 क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि केला फल है तो गुलौदी क्या है? सुने हैं ना, गुलर का फूल, गुलौदी का फूल, तो गुलौदी क्या है? फूल है, फूल, है ना। गुल 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 क्या है? फूल है। अस्पताल उपचार से संबंधित है, स्कूल किससे संबंधित है? पढ़ाई से।
अस्पताल में मिलेगा उपचार, स्कूल में मिलेगा पढ़ाई यानी शिक्षा। शिक्षक नहीं करिएगा, अस्पताल में अगर डॉक्टर होता तब स्कूल में शिक्षक होता, लेकिन अस्पताल में आपको मिलेगा क्या, उपचार, तो स्कूल में आपको मिलेगा क्या, शिक्षा, है ना। एक मिसाइल 1260 किलोमीटर प्रति घंटा की चलती है, तो एक सेकंड में वो कितना दूरी तय करेगी, एक सेकंड में वो कितना दूरी तय करेगी, ये क्वेश्चन है। दूरी दूरी निकालने का तरीका क्या है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना दिया है, 1260 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 से गुना करो। अरे क्यों गुना करोगे, गुना 5/18 से, बताओ क्यों करोगे बेटा 5/18 से गुना, क्योंकि ऑप्शन मीटर में है। अब मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 का गुना करते हैं। डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है, 1 सेकंड, टाइम दिया हुआ है 1 सेकंड। चलो काटो, 9 से काटो इसको, 9 दूनी 18, 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 चौके 36 और 0, 2 से काटो, 2 सत्ते 14 और 7 पचे 35, 350। क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 350। क्लियर है क्या, 350। लेकिन जो मेरा स्टूडेंट है, जो मेरे से पढ़ता है, वो क्या बोलता है, वो बोलता कि इस पूरे क्वेश्चन में अंत में जीरो कितने बार है, एक बार। अभी बोलेगा हाँ सर, हाँ सर, अब समझ में आ गया। अरे अगर अंत में जीरो एक बार है तो सही ऑप्शन क्या होगा, जिसके पास एक बार जीरो हो। इसके पास अंत में जीरो नहीं है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं, इसके पास है, तो ये क्वेश्चन में एक ही बार जीरो था, तो कुछ बनाने का जरूरत था क्या। अरे 1260 में एक बार जीरो, तो सही आंसर वही होगा जिसके पास ऑप्शन में एक बार जीरो। अगर 2 बार या 3 बार हमको जीरो का कंफ्यूजन देता ऑप्शन में, तब इसको सच में बनाते, लेकिन इसको क्यों बना के टाइम बर्बाद किए। हम तो आपको समझाने के लिए बनाए, लेकिन ये क्वेश्चन का ऑप्शन चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि मत बनाना भाई, क्वेश्चन में एक बार जीरो है तो ऑप्शन में भी एक बार जीरो चाहिए। 125 और 216 का उप त्रिगुणित यानी ट्रिप्लिकेट रेशियो आपको बताना है। अगर यहाँ पे डुप्लीकेट रेशियो बताएगा ना, तो ये किसी ना किसी का वर्ग होगा। ट्रिप्लिकेट पूछा तो किसी का क्यूब होगा। 125 किसका क्यूब है, 5 का, और 216 किसका क्यूब है, 6 का। यानी जो ट्रिप्लिकेट रेशियो आएगा वो 5:6 आएगा। कितना आएगा, 5:6। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, रेशियो बताना है वाटर का मिल्क में। अगर मिल्कमैन ऐड करता 10 लीटर पानी 30 लीटर दूध में, यानी पानी और दूध में, 0 से 0 हटाओ, 1 और 3, कितना आया, 1:3, हटाओ क्वेश्चन, कितना आया, 1:3। ठीक है, यहाँ देखो क्वेश्चन, अब्दुल और रहमान, है ना, क्या क्वेश्चन है, अब्दुल और रहमान की आयु का अनुपात 5:4 है, यानी अब्दुल का अनुपात 5 है और रहमान का अनुपात 4 है। उनकी आयु का जोड़ 72 साल है। उनकी आयु का जोड़ कितना है, 72 साल। तो उनकी आयु क्या होगी। अच्छा, अब्दुल का अनुपात कितना है, 5 है, यानी अब्दुल का आयु वही होगा जो 5 से कट जाए, और रहमान का आयु वही होगा जो 4 से कट जाए। अब्दुल का आयु वही होगा जो 5 से कट जाए। 5 से 36 नहीं कटेगा, 54 नहीं कटेगा, 27 नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल का आंसर कितना हो गया, 40। बाकी तुम जैसे बनाते हो बनाओ, लेकिन क्या जरूरत बनाने का जब ऑप्शन में दिख रहा है तो, जब दिख रहा है तो क्यों बनाते हो, टाइम बर्बाद करने के लिए क्या। हाँ, दो दो ऑप्शन कटता तो जरूर बनाते कि 5 और 4 9x, 9x अगर 72 के बराबर है तो 9×8 72, एक्स का मान 8 आया, तो अब्दुल 25×8 40 और ये 4×8 32, तब बनाते। लेकिन हमको दिख ही रहा है कि केवल 40 एक ऐसा ऑप्शन है अब्दुल का जो 5 से कट रहा है, तो क्यों बना के टाइम बर्बाद करें। अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, देखो क्वेश्चन, अब जाओ जिसका सॉल्यूशन देखना है देखो। ठीक है, अब तुलना करना, कंपेयर करना कि इस तरह से कोई तुमको पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता। अभी ना कल आया ना एग्जाम में संडे को, देखो ना सॉल्यूशन कैसे पढ़ाते हैं। यहाँ देखो, बोला कि एक्स का मान बताइए। अब मेरे बेटा साफ साफ बात है कि चारों ऑप्शन का इकाई अंक अलग अलग है। इसका इकाई अंक 6, इसका इकाई अंक 2, इसका इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 8। जब चारों ऑप्शन का यूनिट डिजिट इकाई अंक अलग अलग है तो पूरा कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है। अच्छा, एक्स का मान कैसे बताते हैं, तो बाहर का गुना बाहर से, यानी 8 का गुना 89.6 है, तो पूरा गुना मत करना, 8×6 ऐसे कर देना, बराबर अंदर का गुना अंदर से, यानी एक्स का गुना 22.4 से, यानी एक्स का गुना केवल 4 से डायरेक्ट कर दो। यानी हमने केवल अंतिम अंक का प्रयोग किया, हमने पूरा कैलकुलेशन ही नहीं किया। पूरा कैलकुलेशन करके भी आंसर आएगा, लेकिन जब एग्जाम में चारों ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग दिया तो मेरे को क्यों बेवकूफी करना कि एग्जाम में टाइम बर्बाद करें। बाहर का यानी दूर वाले का गुना दूर वाले से, तो 8 का गुना 6 से और एक्स का गुना 4 से। यहाँ देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 छक 12, 12 का अंतिम अंक 2, अंतिम अंक 2 यहाँ मिल रहा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे पढ़ाते हैं हम, समझ में आ गया ना। आ जाओ क्वेश्चन पे, आ जाओ क्वेश्चन पे। ठीक है, 3, 15 और 27 का चतुर्थ अनुपातिक क्या होगा।
3 का 9 गुना है, 3 नवा 27, तो 15 नवा 135, 15 नवा कितना होता है 135। क्वेश्चन का आंसर आ गया ना। अच्छा, चतुर्थ अनुपात अगर तुमको समझ में नहीं आया कैसे निकाले, तो देखो ये है क्वेश्चन। पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात, चौथा अनुपात एक्स है। बाहर का गुना बाहर से तो 3 गुना एक्स, और अंदर का गुना अंदर से, यानी 15 और 27 का गुना, 15 और 27 का गुना। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 सत्ते 35 का 5, 3 बचा, 5 दूनी 10, 11 12 13, कितना है 135। अभी क्लियर है क्या? ठीक है, आगे देखो। 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है 7:3। मिश्रण में 10 लीटर दूध और मिलाया जाता है, फिर परिणामी मिश्रण दूध और पानी का क्या होगा? अच्छा सर, दूध का अनुपात कितना है 7 है। कितना? 60 लीटर में। तो दूध अगर हम पूछे तुमसे कितना है, तो सीधा गुना करो ना बेटा। 7 छक 42, यानी मिल्क है 42। और अगर हम बोले तुमको वाटर कितना है, तो वाटर कितना 3, तो 3 छक 18, वाटर कितना है 18, यानी मिल्क है 7 छक कितना 42 और वाटर कितना है 18, 60 हो गया टोटल। आगे बोलता है मिश्रण में 10 लीटर पानी और मिला दो, यानी दूध तो जितना था उतना ही रहा, मिश्रण में 10 लीटर पानी और मिला दिए, तो मिश्रण 18 10 28 हो गया। अब बताना है मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। किससे काटे? 7 से काटे। 7 छक 42, 7 चौके 28, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3:2। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु पे 25% छूट पर बेची जा रही है, इसके अतिरिक्त एक प्रोमो कोड 8% का कैशबैक देता है, प्रभावी छूट प्रतिशत क्या होगा? यानी जो आपको जो डिस्काउंट मिला टोटल वो कितना मिला? ठीक है, मान लेते हैं कि 100 रुपये का सामान था। कितना का सामान था? 100 रुपये का सामान था। पहले कितना का छूट मिला? 25% का। जब भी छूट मिलता है 100 से कम करो, 100 पे कम करो, 100 पे 25 कम करोगे तो 75%, यानी बोला दुकानदार कि 25% का छूट दिए मैडम, इसका खाली 75% दे दीजिए, और आपको एडिशनल कैशबैक दे दिया 8% का। जब भी कैशबैक मिले तो डिस्काउंट ही होता है, यानी 100 पे 8 का छूट दे दिया, तो कितना लेगा आपसे? 92%। कितना लेगा? 92, क्योंकि 8 का तो छूट दे दिया। जब भी छूट देगा 100 पे कम करो, 100 से 100 चला गया, 25 से काटो तो 25 तिया 75, 25 से काटो तो 25 चौके 100, 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, है ना, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 69। जब भी आया डिस्काउंट, क्या पूछ रहा है? प्रभावी छूट। जब भी छूट पूछे 100 पे माइनस करो, 100 पे माइनस करना जरूरी है। आंसर कितना? 31%। कितना? 31%, है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन, दो संख्या एक्स और वाई का माध्य अनुपात 16 है, मीन प्रोपोर्शनल कितना है? 16 है, और उनका त्रित अनुपात थर्ड प्रोपोर्शनल कितना बेटा? त्रित अनुपात 128 है। एक्स और वाई का मान ज्ञात करो। एक्स का मान ज्ञात करना है तो पहला वाले को 2 से भाग दे दो, सिखाए है ना, तो कितना आ गया? 8 आ गया। और वाई का मान ज्ञात करना है तो दूसरे वाले को 4 से भाग दे दो, 128 को 4 से, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ये एक्स का मान आ गया और ये वाई का मान आ गया। सिखाए है ना रेशियो रिलेट करने का तरीका, 8 और 32, 8 और 32, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है क्या? क्लियर है ना, है ना। अच्छा, चाहो तो ऑप्शन से इसको चेक भी कर सकते थे। एक्स और वाई का माध्य अनुपात कितना है? 16 है। एक्स और वाई का माध्य अनुपात 16 है। एक्स और वाई का माध्य अनुपात कितना है? 16 है। तो भाई अगर एक्स की जगह 8 रख दे और वाई की जगह 32 रख दे तो 16 आना चाहिए। 8 का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2, क्या होता है बोलो? 2 गुना 2 गुना 2। और 16, 32 का मतलब होता है बेटा 16 गुना 2। अब यहां से बाहर कौन आया? ये 2 का जोड़ा बना बाहर आ गया, ये 2 का जोड़ा बना बाहर आ गया, और 16 4 का स्क्वायर रूट होता है, तो 2 दूनी 4, 4 चौके कितना होता है? 16। तो देखो 16 कैसे आया? ये 16 कैसे आया? जब एक्स को 8 रखे और वाई को 32 रखे तब आया, ऑप्शन नंबर डी। और वो वाला आसान है ना, पहला को बाई 2 किए, दूसरे को बाई 4 किया, आंसर आ जाता है उससे। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन में सीखते हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप मेरे से जुड़े रहो और फिर जादू देखो। एक मैच के पहले 32 ओवरों में रन रेट 7.2 का है। किसका है? 7.2 का, यानी 32 ओवर में 7.2 रन प्रति ओवर था। अच्छा देखो, पहला 32 ओवर खेला मैच, 32 ओवर खेला तो रन रेट कितना था? 7.2 का। शेष 18 ओवर में, यानी बचा हुआ 18 ओवर में इसका रन रेट कितना होना चाहिए? तो एक्स होना चाहिए, ताकि कुल 297 रन बन जाए। कितना रन बन जाए? 297 रन बन जाए। अब इसको सॉल्व करना है। क्या करना है बेटा? सॉल्व करना है।
सॉल्व करने का एक तरीका जानते हो क्या? डिजिट सम मेथड, यानी बड़े बड़े कैलकुलेशन को यूज जब करते हैं तो अंकों को जोड़ करके एक अंक बना लिया जाता है। कितना? एक सिंगल डिजिट। देखो सीखो सीखो। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 5। 7 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 9। बराबर 18 का 1 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 9। अच्छा सॉरी, बीच में प्लस है ना, प्लस 18 का 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9x बराबर 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, बचा कितना? 1। ये मेथड समझते हो कि नहीं? 9 का मतलब होता है कैंसल, 9 का मतलब क्या होता है? 0 या 1, है ना। एक ही लिख देते हैं हम यहाँ पे। कितना लिख दिया? 9 कैंसिल हो गया और 7 2 9 कैंसिल हो गया, तो 9 9 18 का 9 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एक रिलेशन है, हम आपको ये तरीका सिखाते हैं। 5 9 कितना होता है बेटा? 45। 45 का 4 और 5 कितना होता है? 9। 9 प्लस 9x बराबर 9। तो ये 9 इधर चला गया तो क्या हो गया? 9x बराबर 9 में से 9 चला गया तो 0, तो x बराबर आया 0/9। 0/9 का मतलब क्या होता है? 0, है ना। ठीक है, 0/9 का मतलब क्या होता है? 0। अच्छा, 0 का वैल्यू का मतलब, कौन बज रहा है क्या? एक सेकंड। ठीक है, 0/9 का मतलब क्या होता है बेटा? 1, है ना। क्यों क्यों? क्योंकि 0 का मतलब होता है 9 और 9/9 का वैल्यू होता है 1। 9/9 का वैल्यू होता है 1। सर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। एक तरीका तो है, आप उसको पूरा सॉल्व कर लो, और दूसरा तरीका हम हार नहीं मानते हैं, क्या करें यार। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 9 जहां पर भी दिखे ना बेटा, आप 9 को 1 लिख सकते हो, बस इतना याद रखो। डिजिट सम कैलकुलेशन है, 1 से 1.5 घंटा का टॉपिक है, लेकिन इतना लंबा अभी हम क्या बताए तुमको, तो हम तुमको इसको ऐसे करके बता दे रहे हैं, ठीक है, कि 9 का मतलब 1 होता है, बस ये चीज बता दे रहे हैं, है ना। अब देखो, वो हम सिखाएंगे, तुम मेरे पास पढ़ना, डिजिट सम कैलकुलेशन अगले क्लास में तुमको सिखाए थे। 32 ओवर में कितना रन आए? तो 32 का 3 और 2 5 को जोड़े, कितना आया? 7 और 2 9, प्लस 18 ओवर में एक्स मारा बराबर 297। इसको तुम सॉल्व करेगा तो भी आंसर आ जाता ना, 32 की जगह 32 लिखता पूरा, यहाँ 7.2, लेकिन जल्दी करवा रहे काम। 9 को हटा दिए, बचा कितना अपने पास? 5। 9 कैंसिल हो गया, प्लस 1 और 8, 9 कैंसिल हो गया, तो बचा कितने पास अपने पास? यहाँ 9x लिख सकते हैं, बराबर 9 कैंसिल, 7 2 9 कैंसिल। अब देखो यहाँ पे कि 9x बराबर आया 9 - 5। 9 - 5 यानी 9x बराबर आया, 9 में से 5 गया तो 4, 4/9, 4/9। और अगर 9 नीचे आता है ना बेटा, इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमको चाहिए 1। 8 9 10, 8 9 10 और 1 11 का 1 और 1 2, 8 9 10 11 और 1 12, 1 और 1 2। देखो 8 9 10, 10 का 1 और 0 मिलकर के क्या बना देगा? 1। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। कितना? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 118। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन था ना, उफ, ये क्वेश्चन था ना। तो 4 और 3 7 बना, 9 कैंसिल, 4 बचा, 3 और 1 4 बना, 7 3 10, 10 का 1 और 0, यहाँ एक आया ना, ऑप्शन नंबर सी 3.7। बाकी तुम इसको जैसे बनाता है बनाना, हमने यहाँ पे डिजिट सम का मदद लिया है। डिजिट सम में 9 का केस होता है, थोड़ा सा आधा 1 घंटा का चीजें समझना पड़ता है, वो हम आपको सिखा देंगे, लेकिन ये आसान तरीका है। क्या होता है? समय बचता है परीक्षा पे। आगे क्वेश्चन देखो। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 40 और 70% वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत क्या बढ़ेगा? क्षेत्रफल में जब भी प्रतिशत बढ़ेगा तो जोड़ दो इन दोनों को। 7 4 कितना हो गया? 110, प्लस अब 0 को इग्नोर करके मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 कितना होता है? 28। 110 में 28 जोड़ोगे तो 138। ये सब डायरेक्ट तरीका है ना, जोड़ दिए, फिर एक बार 0 को इग्नोर करके मल्टीप्लाई कर दिए, 4 7 28, 110 और 28 138। ठीक है, अब आगे देखो। आर क्यू के बाय तीसरे स्थान पर है और पी आर के बाय दूसरे स्थान पर है। क्यू टी के ठीक बाई ओर है, पी के दाई ओर दूसरे स्थान पर है। तो चारों में से मतलब पहला समीकरण सही आंसर आ जाएगा, या दोनों समीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा तब आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या है? उत्तर दिशा के सम्मुख 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस और टी में से पी ठीक दाई और कौन है? पूछा है आपसे, क्या पूछा है? पी के ठीक दाई ओर कौन है? पी के ठीक दाई ओर कौन है? देखो मेरा बेटा, सबसे पहले तो तुम ये समझो
कि इस समीकरण को पूरा बनाना भी आता है तुमको, ठीक बात है, लेकिन अच्छा समझा देते हैं एक बार। चलो ना हम समझा देते हैं। 5 व्यक्ति है। पहला आर क्यू के बाय, यार है क्यू के बाय में, ये क्यू हो गया, क्यू का बाय में तीसरा स्थान, 1 2 3, और ये अपना आर है यहाँ पे, ठीक है ना। आर क्यू के बाय में तीसरा स्थान पे, 1 2 3 तीसरा स्थान पर है। और पी जो है आर के दाएं, आर के दाएं से दूसरा स्थान पे, ये आर है, आर के दाएं से दूसरा स्थान पे कौन है, पी है, ठीक है। हमसे पूछा है क्या कि बताओ पी के ठीक दाईं ओर कौन है, पी है ये, पी के ठीक दाईं ओर कौन है, पी के ठीक दाईं ओर क्यू है, यानी केवल एक पर्याप्त है। कौन, केवल एक पर्याप्त है, यानी केवल एक से ही हमको पता चल जा रहा है कि पी के दाएं में कौन है। सेकंड रिलेशन हमको पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा। बात समझ पा रहे हो ना। हमसे पूछा है कि पी के ठीक दाईं ओर कौन है, तो पी के दाईं ओर हमको क्यू दिख गया दाईं ओर, हमको सेकंड रिलेशन पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ा। क्वेश्चन, फरवरी 2004 में अंजलि का जन्म किस महीने की तारीख, किस तारीख को हुआ था। फरवरी 2004 में अंजलि का जन्म महीने की किस तारीख को हुआ था, यानी 2004 में अंजलि का जो जन्म हुआ था वो महीने की किस तारीख को हुआ था। 2004 में, फरवरी लीप ईयर है। अंजलि का जन्म सम संख्या वाली तारीख को हुआ था। सम संख्या यानी 2 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 28 तारीख, है ना, सम संख्या। अंजलि का जन्म तिथि एक अभाज्य संख्या था, यानी सम भी है और एक प्राइम नंबर भी है, तो 2 तारीख को हुआ था, 2 फरवरी को इसका जन्म हुआ था। तो दोनों का जरूरत पड़ा, 1 और 2 दोनों आवश्यक है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, क्योंकि सम संख्या में 2 ही केवल अभाज्य। आगे बढ़ते हैं। पी क्यू आर एस और टी में से कौन सबसे लंबा है, ठीक है। इसको आप बनाइएगा, इसका आंसर आना चाहिए था, कोई भी पर्याप्त नहीं है, आप इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा कोई भी पर्याप्त नहीं है, ठीक है। आप इसको खुद से भी बनाइए, चेक कीजिए, हमने आपको आंसर बता दिया। के एन से किस प्रकार संबंधित है। एन की माता, एन की माता के पिता, के पिता की बहन है, यानी ये लोग दोनों आपस में भाई बहन है, तो इनका भी रिलेशन पता चल गया। हमसे पूछा है के एन से किस प्रकार संबंधित है, यानी केवल कथन एक से ही पता चल जा रहा है, केवल एक पर्याप्त है, क्योंकि यहाँ पे एन और के दोनों है, एन और के दोनों है, तो पता चल जा रहा है इनके आपस में संबंध। अगला क्वेश्चन देखो, यू और वी ने क्रमशः 1,84,000 और 2,24,000 रुपया, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। 3 जीरो हटा दिए, 3 जीरो हटा दिए, ये यू का पैसा आ गया और ये वी का पैसा आ गया। यदि यू का हिस्सा 2,20,700 है तो कुल लाभ कितना है, देखो इसको हम रेशियो निकाल सकते हैं ना बेटा। यू का है 184 और वी का है 224, 4 से काटते हैं, 4 चौके 16, 4 छक 24, 4 से काट दिए, 4 चौके 16, 4 छक 24, 4 पचे 20, 2 बचा, 4 छक 24, फिर 2 से काटेंगे तो 23 बार में और 2 से काटेंगे तो 28 बार में, ठीक है। यहां तक कट गया। अब बोल रहा है कि u का हिस्सा 20700 है और u का हिस्सा हमको यहाँ कितना दिख रहा है, 23, यानी 23 बराबर 207, और यहाँ लिखे कहाँ, यहाँ लिखते हैं 23 बराबर 20700 है। तो हमसे पूछा है कि बताइए उनका कुल संयुक्त लाभ कितना है, संयुक्त, यानी 23 और 28 को जोड़ना होगा, 8 9 10 11 और 2 2 4 5, 51 बराबर कितना होगा, 51 बराबर कितना होगा। देखो मेरा बेटा यहाँ गौर करो कि अंत में 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो सबके पास है, अंत में 2 जीरो, यानी ऑप्शन के अंत में 2 जीरो तो होना ही चाहिए, लेकिन चारों के पास ऑप्शन में 2 जीरो दे दिया, कोई बात नहीं। यहाँ सीखो आखिरी संख्या, आखिरी संख्या से काम करना सीखो, है ना, सीखो। यहाँ देखो आखिरी संख्या 3, 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि अंत में 7 आ जाए, सर 9 बार में, 3 9 27 में 7 आता है 9, और 1 9 9, यानी 2 जीरो से पहले 9 आना चाहिए, 2 जीरो से पहले 2 नहीं, 2 जीरो से पहले 3 नहीं, 2 जीरो से पहले 4 नहीं, 2 जीरो से पहले 9, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सोचना है, डेवलप करना हो अपने माइंड को, है ना, कि किस तरह से क्वेश्चन बना रहे हैं। वो जो अभी तुमको डिजिट सम बताए थे ना, 9 का कैलकुलेशन बहुत आसान है वो, लेकिन हमको समझ में नहीं आया कि हम कैसे कहाँ से सिखाएं, क्योंकि अगर हम उसको शुरुआत करेंगे बताने तो हमको 45 मिनट लग जाता है उसके कॉन्सेप्ट को सिखाने में, लेकिन सिखाएंगे उसको जबरदस्त तरीके से। टूर में 1 2 3 4 है, ठीक है, क्लियर में 5 6 7 8 4 है, ठीक है, स्पेयर में 9 0 8 4 7 है, ठीक है। तो स्कल्पचर में कोड में 5वां अंक क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5वां, यानी पी का वैल्यू पूछा है, यहाँ पी नहीं है, यहाँ पी सेकंड में है और सेकंड में 0 है, लो आंसर मिल गया, पी का क्या होगा 0।
ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करना एग्जाम पे, बस बुद्धि लगाना जल्दी। बॉक्स को लिखता है CDPQYZ, तो हीरो को क्या लिखेगा? हीरो के लिए कोडेड शब्द का अंतिम दो अक्षर क्या होगा? देखो बी है, बी के लिए CD आया, ओ के बाद आता है PQ और एक्स के बाद आता है YZ। तो ओ के लिए क्या आता है बेटा? PQ। ओ के लिए क्या आता है? PQ। ओ के लिए क्या आता है? PQ, है ना। बी के लिए CD, बी के बाद वाला, ओ के बाद वाला PQ, तो ओ के बाद वाला PQ ले लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैल्यू होगा? बी। बी का मतलब होता है 2, 6, 8, 4, यानी 2 + 4 6 आया। ये जे होता है 10, 10 और 4 14, यानी 4 बढ़ा। एन होता है सर 14, तो 14 और 4 कितना होगा? 18, यानी 18 से सीक्वेंस शुरू होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, 18 से सीक्वेंस शुरू होना चाहिए, है ना। 18 से। टाइम नहीं बर्बाद करना एग्जाम के हॉल पे, पूरा जो बनाते उनाते हैं वो सब घर के लिए है, एग्जाम के हॉल पे एग्जाम वाला काम जल्दी। एक कोडित प्रणाली में जहां धूल को वायु, वायु को अग्नि, अग्नि को जल, जल को रंग, रंग को वर्षा और वर्षा को धूल कहा जाता है, मछलियां कहाँ रहेंगी? मछलियां रहती हैं पानी में। और जल को क्या कहता है? रंग। जल को क्या कहता है? रंग, यानी पानी। जल, मछली कहाँ रहती है? मछली जल में। और जल को क्या कह रहा है? रंग कह रहा है, तो मछलियां रंग में रहेगी। अगला क्वेश्चन, एम जैसे किस प्रकार संबंधित है? यहाँ एम है समीकरण 1 में, यहाँ समीकरण 2 में जे है, यानी दोनों चाहिए, दोनों आवश्यक है। दिमाग लगाओ जल्दी जल्दी, है ना, हर जगह बनाते मत रहो। जब बोला एम जैसे किस प्रकार संबंधित है, तो एम हमको मिल रहा है समीकरण 1 में और जे हमको मिल रहा है समीकरण 2 में, तो भाई दोनों चाहिए तब तो रिलेट बनेगा। अगला क्वेश्चन, दो शहरों के बस का किराया 11:18 में बढ़ता है, मूल किराया 550 था, यानी 11 जो शुरुआत वाला था वो 550 के बराबर था। तो हमसे पूछा किराए में कितनी की वृद्धि हुई, कितने में की वृद्धि हुई? 11 से 18 हुआ, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी 7 बढ़ा। कितना बढ़ा? 7 बढ़ा। बात समझ में आ रहा है ना? 11 और 18 का अनुपात में बढ़ता है, तो कितना बढ़ा? 11 से 18 होने में कितना बढ़ा? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6 बढ़ा ना, 6 बढ़ा, 6। 11 × 5 = 55, 5 × 30। क्वेश्चन का आंसर कितना? 300 नहीं आया यार। 11:18 में बढ़ता है, तो यदि मूल किराया 550 था तो किराए में कितना वृद्धि हो? अच्छा डायरेक्ट है, सॉरी सॉरी बेटा। 11 बराबर अगर 550 है तो बढ़ गया है, बढ़ा ही हुआ दिया हुआ। 18 बराबर कितना? 11 × 5 = 55, 18 × 5 = 90, यानी 900। कितना? 900, है ना, 900। नहीं, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 900 नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन इतना आसान नहीं, क्वेश्चन इज नॉट सो इजी। 900 नहीं होना चाहिए था, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिक किया है ना, घुमाया है। 11 से 18 हुआ, यानी कितना बढ़ा? 11 था, मूल किराया कितना था? 550 था। तो हमसे बोला है 18 के अनुपात में बढ़ा है, तो किराया कितना वृद्धि हुआ, कितना बढ़ा किराया? तो 11 से 18 होने में कितना बढ़ा? 7 बढ़ा ना, 7 बढ़ा ना। 7 बराबर कितना? 11 × 5 = 55, 5 × 7 = 35। वृद्धि पूछा है, नया किराया नहीं पूछा है। 350, 350 फंसाया था क्वेश्चन ना, 350, है ना। अभी हम आपके सामने ही सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा हम रुके। और हम एडिट फेडिट नहीं करते कि अरे यार हम यहाँ 900 लिख दिए तो जाके वहाँ, नहीं, जैसे पढ़ाते हैं आपको दिखना चाहिए। आप मेरे से पढ़िएगा, आप मेरा समय, आप हमको अपना समय दीजिएगा, तो आपको पता तो चले कि मास्टर कैसा पढ़ाता है। छुपाएंगे क्यों? गलत हुआ तो हुआ, उसको सुधारे, तब तो देखिएगा कि क्या प्रॉब्लम था क्वेश्चन पे, दिखेगा कैसे छुपा देंगे आप ही से। तो प्राइड के अक्षरों को किस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि तभी स्वर और व्यंजन एक साथ समूहित हो जाए? कभी भी स्वर और व्यंजन का क्वेश्चन आता है तो हम लोग फैक्टोरियल का प्रयोग करते हैं। अच्छा कितना अक्षर है? 1, 2, 3, 4, 5, तो एक कम करके फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना आता है? तो 24 आता है। 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, 24 × 1 = 24। ऐसे फास्ट बनाने आता है आपको? नहीं आता तो कैसे एग्जाम में क्वेश्चन करिएगा? सीखिएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब पढ़ाएंगे तो सीखिएगा ये सारा विधि। STU मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, उनकी कार्य कुशलता का अनुपात 20:15:12 है। इसका आंसर आएगा, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, 235/2, है ना। बना नहीं रहे हैं, ठीक है, 235/2 सिखाएंगे जब टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे तो।
इसको आप बना लीजिएगा, हमको तो लगता है कि आसान है वो आपके लिए, बना ही लीजिएगा। इरेजर को पेंसिल कहा जाता है, पेंसिल को शार्पनर, शार्पनर को बैग कहता है। तो बच्चा किससे लिखता है? बच्चा लिखता है पेंसिल से, और पेंसिल को क्या कहता है? शार्पनर। पेंसिल को क्या कहता है? शार्पनर, है ना। प्लैटिनम चांदी से ज्यादा महंगा काहे है? क्योंकि कम पाया जाता है, जो चीज कम पाया जाएगा वो महंगा होता है। उसके बाद आया था एस्से, एस्से आप जिसमें चाहो उसमें लिख दो। ठीक है, उम्मीद है कि पेपर का डिस्कशन आपको मेरा पसंद आया होगा, आपने एक नई चीजें तो जरूर सीखा होगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि उनको भी अपना आंकलन करने का मौका मिले, वो भी देख पाएँ कि उन्होंने कितने क्वेश्चंस को सही किया, कितने क्वेश्चन को गलत किया, और मेरिट पे उनका मार्क्स आ रहा है कि नहीं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।